अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अजमल मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल ताहिर करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एक्सपो सेंटर कराची में। पिछले 1-1.5 साल से मैं कोविड के सारे पेशेंट्स देख रहा हूँ डिफरेंट यूनिट्स में, और ज़्यादातर मेरा वक्त इस वक्त कोरोना के मरीज़ों को देखते हुए गुजरा है। और करंटली भी मैं एक्सपो सेंटर कराची में कोरोना के मरीज़ को इस वक्त ट्रीट कर रहा हूँ। आज हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे वन बाय वन करके, जिसमें से पहला सवाल मेरा ये है कि कोरोना के क्या सिम्टम्स हैं और जो नया डेल्टा वेरिएंट जो आया है उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके बारे में हमें कैसे पता लगाया जा सके कि अब हमें कोरोना हो गया है और उसमें हम किस तरह इलाज शुरू करें। सर देखें, चीज़ इस तरह से है कि ये वायरस जो है जब पहली बार पाकिस्तान में आया या दुनिया में आया, उसके बाद ये हज़ारों लोगों में मुंतकिल होता चला गया। मुंतकिल होने के बाद उसके अपने स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी बहुत उसके प्रोटीन्स के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं। तो जैसे एक मरीज़ से दूसरे मरीज़, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर हज़ारों में इस तरह मुंतकिल होने के बाद वायरस के स्ट्रक्चर में थोड़ी तब्दीली आ रहती है। इस तरह के काफ़ी उसके वेरिएंट्स बनते चले जाते हैं तब्दीली की वजह से, जिसमें एक नया वेरिएंट आजकल हमें साइंटिस्ट की तरफ पता लगा है लेबॉर्ट्रीज़ में, जिसमें उसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है। असल वायरस कोरोना वायरस वही है, थोड़ा बहुत 20 से 30% उसके अंदर प्रोटीन में जो तब्दीली आ जाती है लोगों में मुंतकिल होने के बाद, उसकी वजह से इसको वेरिएशन का एक लोगो दिया जाता है कि उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गई हैं और वो चेंजेस लोगों के अंदर डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स क्रिएट करा रहे हैं। अगर आप नोटिस करें या मैं अगर नोटिस करता हूँ मरीज़ों में, तो मरीज़ों में ज़्यादातर सिम्टम्स वही सेम हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट आने के साथ साथ ये हुआ है कि इसका फैलाव तेज़ हो गया है, इसके असरात थोड़े से सिवियर हो गए हैं, और दूसरा ये कि एक आध चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। वैसे जैसे हमेशा से पता है कि बुखार है, जिसम में दर्द है, खांसी है, सर में दर्द है, सांस का फूलना है, इसके साथ साथ मोशन आना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें और बढ़ती चली गई हैं। और इसके साथ साथ कुछ हमें और भी डिजीज़ की जो है ना सीवियरिटी में ब्लड क्लॉटिंग और इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। एहतियात जो है कोरोना से वो तो सब लोग ही जान चुके हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क लगाना है, लेकिन जब सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो जो हमारे लोग हैं वो फ़ौरन हॉस्पिटल नहीं जाते, वो घर पे ही ट्रीट करना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में हमें कौन कौन सी मेडिसिन से स्टार्ट लेना चाहिए? अगर मैं जैसे मुझे कोविड हो गया, मैंने टेस्ट कराया है और मुझे पॉजिटिव आ गया है, तो अब मुझे कौन कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए फ़ौरन? कौन सी विटामिन फ़ौरन स्टार्ट कर देनी चाहिए, या बिफोर कोरोना कौन सी मेडिसिन मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहे और मैं कोविड अगर या डेल्टा वायरस से मुझे होता है डेल्टा वेरिएंट, तो उससे मैं अपने आप को किस तरह सेव करूँ या मुझे कम अटैक करे? देखिए, जितनी भी प्रिकॉशंस है उसके बारे में तो पहले से ही डिस्कशन काफ़ी हो चुका है। अभी मैं फिर दोहरा देता हूँ कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, लोगों से थोड़ा सा फासला रखना, और हाथ धोना, बार बार कहीं बाहर से आए जाएं हाथ धोना, ये सब कुछ करना, ये चीज़ें मुस्तकिल का इस्तेमाल अभी भी रखनी पड़ेंगी। हमारा जिस तरह का कल्चर है उसमें लोगों से हाथ मिलाना, गले मिलने का रिवाज ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें हमें ज़्यादातर ख्याल ज़्यादा करना पड़ता है कि हम कोशिश करें कि इस वक्त लोगों से दूर से ज़रा हाथ हाय हेलो करें या सलाम दुआ करें। अगर आपको या हमें किसी में भी उसको शक हो कि उसको बुखार है या कोई बीमारी है या तबीयत ठीक नहीं है, तो ख़ुद से अपने आप को आइसोलेट कर लें। जहाँ तक दवाइयों का इस्तेमाल का ताल्लुक है, इसके बारे में सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि दवाइयों का ख़ुद साख्ता इस्तेमाल वो बहुत नुकसानदेह है। हमारी आवाम में सबसे पहले ये हुआ कि जहाँ भी किसी को ज़रा सा शक हुआ कि कोविड है, उन्होंने ख़ुद साख्ता कोई भी एंटीबायोटिक्स और दवाइयों का बेजा इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इसको प्लीज़ रोकें। आपको कभी बुखार हो या जो सिम्टम्स अलामात हमने बताई हैं कि बुखार है, सर में दर्द है, गले में ख़राश है, सांस फूल रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें और कोशिश ये करें कि डॉक्टर्स को जब जहाँ भी जाएं अपना पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाएं, मास्क पहन के जाएं, ताकि डॉक्टर या दूसरे और भी कोई मरीज़ हों उनको आप अफेक्ट ना करें, और उनसे फिर सलाह व मशवरा लें। जो ख़ास मेडिसिन हमारे पास यूटिलाइज़ होती हैं वो तो कई हैं, जिसमें अगर सीवियर डिजीज़ होती है हम एंटीवायरल थेरेपीज़ यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरह की मेडिसिन, लेकिन जो ईज़िली घर में इस्तेमाल की जा सकती हैं वो मल्टीविटामिन्स जो हम देते हैं पेशेंट को, जिनको बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। उसमें विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया और विटामिन डी हो गया। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स और विटामिन्स हैं कि जिनका इस्तेमाल जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपको मदद करता है कि वायरस से बॉडी फाइट कर सके। इस तरह से तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी को सिम्टम में ज़्यादती आना शुरू हो जाए, कि उनको सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाए, दम घुटना शुरू हो,
तो उसके लिए कि फ़ौरी हस्पताल जाया जाए और जो कोरोना के मखसूस यूनिट्स हैं उसमें पहुंचा जाए और जो टेस्ट हैं ख़ासकर PCR है, चेस्ट एक्सरे है, ये सब चीज़ें फ़ौरन कराई जाएँ। लोगों में अमूमन मैं ये देखता हूँ कि लोगों में एक शर्म मौजूद है, जहाँ उनको लगता है कि कोरोना के सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं, वो उस चीज़ को छुपाते हैं। इस चीज़ को छुपाएं नहीं बल्कि ज़ाहिर करें, बताएं और दूसरों को जो आपके आसपास से इर्द गिर्द हैं उनको महफूज रखें, उनको मना करें अपने पास आने से और फ़ौरन अस्पताल की तरफ रुख करें ताकि उनका बर वक्त इलाज किया जा सके। सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने देखा है, जो एजिड लोग हैं, जब उनको कोरोना होता है तो वो ज़्यादा परेशानी की बात होती है। तो उस वक्त हम उनको किस तरह ट्रीट करें, जो कि एजिड लोग हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको, क्योंकि जब कोरोना होता है या डेल्टा वेरिएंट होता है, चीज़ें बहुत स्पीड से हाथ से निकल जाती हैं और जो एजिड लोग हैं उनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि जो अमवात का रेशो है एजिड लोगों का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यंगस्टर। सर देखिए, एज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिगार्डिंग इम्यूनिटी लो होने का। जिस तरह से एज बढ़ती चली जाती है, इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त उसी तरह से कम होती चली जाती। तो इसीलिए ओल्ड एज पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा हमारे पास इस वायरस से निशाने पर हैं और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होने की वजह से उनको कई तरह की बीमारियां और भी लाहक हुई होती हैं, तो कोरोना के साथ साथ मिलके वो चीज़ बढ़ जाती है। जहाँ तक ताल्लुक शुगर, ब्लड प्रेशर और ये हार्ट डिजीज़ का है, इसमें नो डाउट शुगर सबसे सरे फहरिस्त है। शुगर के अंदर वैसे भी बहुत से इन्फेक्शन लगना और किसी भी तरह की बीमारियों को जल्दी पकड़ना और तूल ले लेना, ये बहुत कॉमन होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट के शुगर और ये सब पेशेंट अपनी खुद ब खुद जो है पहले से ही ख्याल रखें और इस तरह की बीमारियां जो हैं जैसे कोरोना हो गए या कोई भी वायरल इन्फेक्शंस हो गए, ये हमेशा जो है दूसरी बीमारियों के साथ मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं पेशेंट की बॉडी में और फिर पेशेंट जो है उसमें सफ़र करता है। ओल्ड एज पेशेंट का हमारे पास प्रॉब्लम ये भी है कि पुराने कोई स्मोकर रह चुके हैं या पुराने लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जहाँ उनके फेफड़े पहले ही काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। अब क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत स्लो होता है तो दिन भर में तो उनको नहीं पता लगता, लेकिन जब कोई बीमारी आती है वो एक सिवियरिटी पकड़ती है और उनके पास फिर रीजनरेशन का टाइम थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू यंग पर्सनस के। लेकिन कोविड का जो ख़तरा है वो हर किसी के लिए बराबर है डिस्पाइट एज फैक्टर्स। लेकिन कोरोना के जो डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है वो तो किसी में तफरीक नहीं करती कि एज क्या है और उस हिसाब से होती है। हमारे पास जितने पेशेंट हैं 90 इयर्स से प्लस के भी ठीक होकर गए हैं और कुछ बहुत यंग एज के हैं जो कि इस वबा में जो है वो इसका शिकार हुए और इस दुनिया फ़ानी से चले गए। तो इसमें तो कोई तफरीक नहीं आई, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जो बीमार होने का रेशो है वो ओल्ड एज में ज़्यादा है। वो उसकी वजह ये कि इनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है बाय द एज। वैक्सीनेशन का क्या रोल है और वैक्सीनेशन जो यंगस्टर को लगा रहे हैं ऑब्वियसली उनको ज़्यादा सेफ साइड पे ले जाती है एज़ कम्पेयर टू एजिड जो है, जिसमें पेशेंट्स हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक के हैं, हाई बीपी के पेशेंट हैं, उनको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए और अगर लगवाएं हैं तो किस तरह से लगाना है, क्या करना है? देखिए, वैक्सीनेशन एक बहुत सेफ प्रोसेस है। इसमें किसी तरह से जो है हमारे पास प्रॉब्लम शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर, कोई कार्डिक इशू या मतलब हार्ट के जितनी बीमारियां उनमें या और भी कोई बीमारियां उनमें किसी में कतन कोई मसला नहीं है। हम अपने मरीजों को इनकरेज करते हैं या अपने और भी जो दूसरे बीमारी में आने वाले मरीजों को इनकरेज करते हैं कि वो जल्द अज जल्द अपनी हेल्दी कंडीशन में वैक्सीन को लगाएं। और वैक्सीन छोटे से लेके बड़ों तक, जो कि एक रिकमेंडेड आई है कि 19 साल से लेके जितने भी बड़े लोग हैं 19 साल या उससे प्लस सबको लगवानी है और ये लगवाना लाजमी भी है। किसी भी तरह की वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट इतना नहीं है। कोई भी वैक्सीन 100% तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको और हम सबको काफ़ी हद तक महफूज रखने में काफ़ी हद तक कामयाब है। क्योंकि हमारे पास जितने मरीज़ आ रहे हैं, हम उनसे जब ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो 100 में से कोई 2 या 3 मरीज़ निकलते हैं जिनको वैक्सीन लगी हुई होती है और उनको कोरोना हो गया, लेकिन उनकी सिवियरिटी या बीमारी की आपके लिए शिद्दत वो नहीं होती जो बगैर वैक्सीन वालों की रही है। अगर मेरे पास 100 मरीज़ कोरोना के हैं तो उनमें से 1 या 2 होंगे जो वैक्सीन वाले हैं, बाकी वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। और 1 से 2 वालों में से कोई भी अगर 1 से 2 करते करते मैं 100 तक जाऊं तो उनमें से भी सिर्फ 1 आती होती है जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, वरना कोई भी जो है आईसीयू तक नहीं जाता। आप बात करते हैं कि वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त जो अवेलेबल वैक्सीन है, साइनोफार्म, साइनोवैक, कैंसिनो, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और फाइजर, ये सारी सेफ हैं। इनमें खासा जो एक आध लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक की गई थी वो ये थी कि फाइज़र को उस वक्त फ़ौक़ियत दी गई ऐसे मरीज़ों के लिए जिनका क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो या वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हों जो क़ुव्वत मुदाफ़त कम करती हैं, जैसे स्टेरॉयड का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई ऐसी मेडिकेशन कैंसर की वजह से ली गई हैं। इस तरह की दवाइयों का जो इस्तेमाल कर रहे थे उनकी रजिस्ट्रेशन करा के उनको फाइज़र लगाई गई ताकि उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट में दी जाए। थोड़ा बहुत इशू प्रेगनेंसी में आया था कि प्रेगनेंसी में कौन सी लगानी है, उसके लिए मॉडर्ना को और एक प्राइवेटली स्पुतनिक को फ़ौक़ियत दी गई थी।
बाकियों को मना किया गया था। लेकिन उसके अलावा जो शीरख्वार बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ उनके लिए साइनोवैक को पसंद फरमाया, और बाकी किसी के लिए भी कोई इशू नहीं रहा। आज तक कोई जितनी वैक्सीनेशन हुई किसी में भी पोस्ट वैक्सीनेशन कोई कॉम्प्लिकेशन की हमारे पास नोटिस नहीं है। तो मेरा तो आवाम से ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। इस वक्त वैक्सीनेशन बहुत अवेलेबल हैं, अच्छी मकदार में अवेलेबल हैं सेंटर्स में। हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया कि बहुत जगह सेंटर्स खोले हैं, बड़े बड़े सेंटर्स खोले हैं। जल्द से जल्द अपना को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि आगे जाके बहुत सारी पाबंदियों का हमने सामना करना पड़ सकता है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हो। मैंने जो ज़्यादातर देखा है इस कोरोना से हम तकरीबन बहुत ही अपने चाहने वालों को जो है हमने लूज़ किया है, इस दुनिया से वो जा चुके हैं। और सरप्राइज मिलता है तो उस सरप्राइज में क्या होता है कि आपका चेस्ट जो है वो पूरा अफेक्टेड हो चुका होता है जब उनको पता लगता है। इन सरप्राइजेस से किस तरह बचा जाए, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं। हमारी सिटी में कुछ टाइम ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल सारे फुल थे, लोगों का माइंडसेट था कि हम जब हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑलरेडी फुल है, वहाँ हम जाएंगे तो क्या होगा, हमें वापस भेज देंगे। कुछ लोगों को वापस भेजा गया हॉस्पिटल से। उसमें हम क्या करें, ऐसा कौन से लैब टेस्ट हैं, कौन सी मेडिसिन है। सेल्फ मेडिकेशन को मैं प्रमोट नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं और किसी सरप्राइज से बचना चाहते हैं कि आपको एकदम सरप्राइजली पता लगे कि आपका खून गाढ़ा हो गया है, तो वो लैब टेस्ट, वो मेडिसिन, वो हम क्या करें जिससे हम सरप्राइजली, खास तौर पे जो एजेड लोग हैं उनके साथ हमें वो सरप्राइज जो है हमें ना मिले। सर, इसके लिए हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारी कम्युनिटी ने भी इस बार ये कोशिश करी थी, क्योंकि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा रश और गुंजाइश कम होने की वजह से बहुत सारे बीमारियों की, क्योंकि बाकी बीमारियों के हिसाब से तो अस्पताल बने हुए थे लेकिन कोविड के लिए स्पेसिफिक नहीं बना हुआ था। तो उसके बावजूद जगह गुंजाइश कम होने की वजह से हमने खुद साख्ता तौर पर डॉक्टर कम्युनिटी ने ये कोशिश करी कि हम जो है वर्चुअली या वीडियो लिंक के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए लोगों से ताल्लुक़ में बने रहें और उनको हेल्प आउट करें। मेरा मशवरा लोगों को भी ये होता है कि अपने जो भी कंसल्टेंट या फिजिशियन या कोई इनका जनरल प्रैक्टिशनर जिसके साथ वो कांटेक्ट में रहते हैं उनको ज़रूर कांटेक्ट बैक करें अगर उनको कोई भी अलामात शुरू होती हैं, जैसे बुखार आना, बुखार के साथ साथ हल्का फुल्का सांस का घुटना या खांसी आना, गले में खराश होना और सर दर्द, इमोशन, ये इस तरह के मिले जुले अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप जा नहीं सकते तो कोशिश करें किसी से, कोई फ़ोन नंबर पे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, बहुत जगह पे फोरम्स बने हुए हैं, उनको रीच आउट करें, डॉक्टर्स तक पहुँचें और उसके बाद उनसे लैब टेस्ट लिखवा लें या प्रिस्क्राइब करवा लें और वही लैब फिर उनको सेंड कर दें ताकि वो आपको फर्दर बता सकें आप किस सीवियरिटी पे हैं। हमारे पास कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि हमें पेशेंट की सीवियरिटी को बहुत जल्द पिक करने और समझाने में मदद करते हैं। उसमें सबसे बेसिक है एक्सरे। कहीं कहीं CT स्कैन चेस्ट, जिसको HRCT कहते हैं, उसको भी प्रमोट किया गया और वाकई में बहुत बेहतर है, लेकिन वो ख़र्चे की चीज़ भी है, महंगा भी होता है। हमारी बहुत सी अवाम उसको जो है नहीं अफोर्ड कर सकती और बहुत दफ़ा उस तक एक्सेस भी इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक्सरे चेस्ट जो है, सीने का एक्सरे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। तो एक एक्सरे चेस्ट बेसिक कुछ हमारे पास टेस्ट होते हैं CBC के, वो हो गए, और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो स्पेसिफिकली कोरोना के अंदर हमें बढ़े हुए नज़र आ रहे थे, हम वो प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें D डायमर हो गया, फेरेटिन हो गया, CRP हो गया। ये हम टेस्ट कराते हैं और चेक करते हैं कहीं मरीज़ को डिजीज़ की कोई सिवियरिटी या कोई उसका जो है साइड इफ़ेक्ट और कोई और तरह के पैरामीटर्स तो चेंज नहीं हो रहे, उनकी तरफ हम रुझान लेके जाते हैं, देखते हैं। अगर पेशेंट के कोई सांस घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एग्जामिनेशन के तरीके से सिखाते हैं कि अपनी सैचुरेशन कैसे चेक करे, अपने आप को कैसे उल्टा लेट के प्रोन करके अपने आप को थोड़ा बहुत जो घुटन है उससे आपको बेहतर करे और अपने टेस्ट हमें भेजें। हम उसको देख के फिर इंशाअल्लाह उसको हेल्प आउट करते हैं कि उसकी डिजीज़ कितनी प्रिवेल कर गई है और कब उसको अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन बाय द टाइम बहुत दफ़ा पेशेंट जब इस तरह की अपनी ये फैसिलिटी अवेल करते हैं तो उसमें उनका काफ़ी बहुत ज़ाया हो जाता है। तो मेरा मशवरा ज़्यादातर लोगों को ये है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सेटअप्स बनाए हैं जो कि इस वक्त कोविड पे काम कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द अस्पताल पहले पहुँचें, बाद में कोई अपने तरफ से एक्शंस का जो है ना इंतज़ार करें। कोरोना से बचने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक्सरसाइजेस की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और सांस की जो एक्सरसाइजेस हैं बिफोर कोरोना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो तो आप हार्ड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कोरोना सांस की कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, और आफ्टर कोरोना सांस को किस तरह, और नॉर्मल और जो एक इंसान की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है और हम कितनी ले रहे होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। और एक्सरसाइजेस का क्या इसमें रोल है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में? देखिए, एक्सरसाइजेस तो एक तरह से ABCD है हमारी ज़िंदगी की। हमने जब तक अच्छे हेल्दी एक्सरसाइजेस, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट नहीं रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वैसे ही डाउन रहता है। तो बेहतर ये है कि अपने रेगुलर एक्सरसाइज को फॉलो रखें और जितना अपना हेल्दी लाइफस्टाइल पर रखेंगे उतना ही आप कोविड से अपना फाइट करने की आपकी बॉडी में ताकत रहेगी।
एक्सरसाइज में ख़ास करके आपके पास एरोबिक्स हो गई, योगा हो गई और इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वॉकिंग है, ये इसको अपना नस्बुलैन बना के रखें ताकि जो है पेशेंट जो है अपने अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता कोई भी कोविड में मुब्तला होता है तो उसके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी रहे और वो बना के ही भी रखती है आपकी बॉडी में। हेल्दी डाइट का एक दूसरा रोल है, डाइट अच्छी हेल्दी रखें, जंक फूड्स को अवॉइड करें और बाहर के खानों को थोड़ा अवॉइड करें, ऑर्गेनिक खाएँ, साफ़ सुथरा घर का बना हुआ खाएँ और कम तेल वाली ग़ज़ा खाएँ ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे। विटामिन्स का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी का, ये चीज़ें जो हैं बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती भी हैं और वायरस को किल करने में बॉडी को हेल्प आउट भी करती हैं। जहाँ तक आपने ऑक्सीजन का ताल्लुक का सवाल किया, ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास 97% सैचुरेशन से लेके 97-98 से लेके 92 तक की एक रेंज हम रखते हैं। एक क्लास फिट है कि 98 से लेके 92 तक की 1% के अंदर सैचुरेशन जो है वो बॉडी के अंदर एक रेगुलर सैचुरेशन मानी जाती है। बिलो 92 ये एक एबनॉर्मल मानी जाती है। इससे नीचे आने का मकसद है कि पेशेंट के अंदर सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है। कोरोना वायरस करता ही है कि आपके लंग के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करता है और जहां उसका जो मेजर फंक्शन है कि ऑक्सीजन को ब्लड से लेके और ऑक्सीजन को एयर से लेके ब्लड में डालना, उस सिस्टम को वो ख़राब कर देता है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो एयर से आपके ब्लड में मुंतकिल नहीं हो पाती और उसकी वजह से जो है पेशेंट को सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू होती है। हमारे पास जो आजकल पल्स ऑक्सीमीटर्स आते हैं, ये काफ़ी हद तक हमें पेशेंट की जो है सैचुरेशन के बारे में करते हैं और मेरा मशवरा यही रहता है अपने पेशेंट्स को कि ये इस तरह के इक्विपमेंट्स अपने पास रखें और इसे चेक करते रहा करें। जहाँ कभी उनको दम घुटने के महसूस हो और जहाँ सैचुरेशन बिलो 92 से नीचे उनको मिलना शुरू हो तो उनको लाजमी चाहिए कि डॉक्टर से रुजू करें और जल्द से जल्द अस्पताल की तरफ रुख करें। नॉर्मल इंसान को रिक्वायरमेंट कितनी होती है ऑक्सीजन की डेली रूटीन में 24 आवर्स में, और हम कितनी ले रहे होते हैं? जो हम एक्सरसाइज करते हैं जैसे योगा एक्सरसाइज हैं उसके अंदर सांस की जो एक्सरसाइज हैं उससे हम इनहेल इन आउट करते हैं और ऑक्सीजन की कमी को पूरी करते हैं, तो वो हम कितनी नॉर्मली हम ले रहे होते हैं, उसमें जो लैकिंग है वो हम एक्सरसाइज के ज़रिए क्या हम पूरी कर सकते हैं? नहीं सर, देखें तरीक़ेकार इस तरह से है कि हमारा एक चेस्ट का एक वॉल्यूम होता है, उसके अंदर हमने एयर लेने थे। एक नॉर्मल एयर जो हम नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम हम लोग जिसमें सांस लेते हैं आम फहम में या आम तौर पे जब रेस्ट पे बैठे हैं तो वो 500 ml होता है। ये एक नॉर्मल एयर है जो हम लेते हैं। एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन की मकदार मौजूद होती है। उस 21% से हमारे बॉडी जो है काफ़ी हद तक अपनी पूरी ज़रूरत पूरी करता है, काफ़ी हद तक क्या बल्कि पूरी अपनी ज़रूरत पूरी करता है। हम जो एक्सरसाइज करते हैं जिसमें डीप ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें हम अपना इस वॉल्यूम को 500 के वजह से उठा के उसको 1500-1800 ml पर तक ले जाते हैं। तो इससे जो है एक ज़्यादा मकदार की हवा जब अंदर जाती है इससे फेफड़े भी मजबूत होते हैं, उनकी जो अपनी इलास्टिसिटी है, रिकॉइलिंग पावर है वो बेहतर होती है और एक अच्छी अमाउंट में एयर जाती है। ज़्यादातर बेहतर ये रहता है कि आप अगर ऑक्सीजन का मकदार ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए तो अच्छा ये कि आप इस तरह की जगहों पे एक्सरसाइज करें अपनी ये डीप ब्रीथिंग की, जहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छे ग्रीन दरख्त हों और दिन का टाइम हो, जहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा आपको मिल सकती है। आप हमारे इस चैनल के रेफरेंस से कोरोना के लिए ख़ास तौर पे हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके इस ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाम को इस बारे में गाइड करना चाहूँगा कि इस वक्त कोरोना की वबा अभी भी तेज़ी से फैल रही है और बिलखुसूस कराची के अंदर इसकी शरह सबसे ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। इसकी आबादी ज़्यादा होने की वजह से भी और लोगों के ना ख्याल करने की वजह से भी मैं लोगों को कहूँगा कि हुजूम वाली जगहों पर कोशिश करें ना जाएँ, और अगर जाना भी पड़ता है मजबूरी में तो कोशिश करें जितनी भी प्रोटेक्शन के लिए आपको बताया जाता है कि मास्क पहने, हाथों को कवर रखें या हाथों को धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, इन सब चीज़ों को अपने नस्बुलैन का हिस्सा बनाएं। घर में भी जब भी दाखिल हो कोशिश करें मिलने से पहले कोशिश करके अपने हाथ वाथ धोएं। आप बाहर से आए हैं ऐसा ना करें कि घर में और बुजुर्ग जो नहीं बाहर जा रहे उनको भी आप इन्फेक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास इस वक्त वैक्सीनेशन जो लग रही है कोशिश करें हमारी हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इस वबा से बचा जाए, क्योंकि जो मरीज़ इस वबा में मुब्तला हो रहे हैं जिनको हम अभी भी फॉलो करते हैं नज़र आ रहे हैं कि कोविड से तो वो हट चुके हैं लेकिन उनकी लाइफ अभी भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में आ चुकी है, और बहुत से लोग जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान, तो खुदारा इस सब सिचुएशन से बचें और जितनी भी तरह की आपको प्रोटेक्शंस बताई जाती हैं उन पर सख्ती से अमल करें। घर पे मेडिकेशंस करके अपने इस बीमारी को ख़राब ना करें। कोशिश करें कि जो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने या प्राइवेट पार्टनरशिप से जो बनाए गए हैं उनको अवेल करें और फ़ौरन से फ़ौरन अपना बर्बाद इलाज करवाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अजमल, आपके कीमती टाइम का थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और उम्मीद करते हैं आप अपना ख्याल रखेंगे, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।